सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। होप तो सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंदमय होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा जहां पर हम सीटेट 2019 के पेपर को करेंगे। 15 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, बाकी के 15 प्रश्न आज आपके सामने मैं रखूंगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। जल्दी से सेशन को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और आगे बढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलो अपने दोस्तों के साथ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। गुड इवनिंग आकांक्षा। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। एक बीकर के, क्योंकि मैंने शायद यहीं से छोड़ा था, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? एक बीकर के 3/7 भाग को पानी वैसे भरा है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता कितनी है ये आपको बताना है। और यहाँ पर तेजी से मुझे आंसर मिला है बी। सब लोगों ने ओके बी सर। आप, मैं अच्छा हूँ मनोहर, आप कैसे हैं? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये एक बीकर है ना, यहीं से मैंने छोड़ा था इसलिए यहाँ से बता रहा हूँ। इसमें 3/7 में पानी भरा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ तक पानी भरा 3/7। मैंने कल भी बताया, जो नए साथी हो जान लें सभी लोग, ये पानी भरा है जो 3/7 है। तो ये खाली भाग कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का? आपने कहा 7 में से 3 यहाँ पर, तो 4/7 ये हो गया, है ना। अब क्या करें? अब इस 4/7 भाग में कितना पानी आता? 16 लीटर। यहाँ से यहाँ तक 16 लीटर पानी भरा जाएगा, खाली भाग जो। तो नहीं, 4/7 भाग 16 के बराबर है। तो भाई 4 बीकर किसके बराबर? 16 × 7। और भाई 1 बीकर किसके बराबर हो जाएगा? आपने कहा 16 × 7/4। 4 चौक 16, 28। तो यानी उस बीकर की धारिता 28 लीटर है। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों की तरफ से आए। एक और सवाल फिर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को जो हैं, जो छोटी बड़ी हैं, यानी आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग है ना, अवरोही में घटता क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। और ये मैंने बताया था, अगर दशमलव आपके सामने लिखा हुआ है तो दशमलव की प्रक्रिया के आधार पर इन सवालों का आप आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, देखो 3.5 सबसे बड़ा है, ओके ये गलत हो गया क्योंकि 305 बड़ा नहीं है। इसके साथ 3.5 का 3.5 बड़ा है, एकदम सही बात है। 3.05 छोटा हो गया, गलत हो गया यहाँ, यानी ये दो भी गलत हो गया। अब देखो 3.05, यहाँ लिखा 3.055, तो 55 बड़ा होता है ना 50 से, तो यानी ये भी गलत हो गया। यहाँ पर अगर ये आना चाहिए था, तो राइट ऑप्शन तो ये था 4th। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपको दशमलव में पहचानने में गलती होती है, तो मैंने कल भी एक तरीका बताया था। आप कुछ मत करें, आप सभी संख्या जैसी मिली हैं पहले ऑप्शन को लिख लो। जिससे मैंने कहा 30.5 आपने यहाँ लिखा, 3.50 यहाँ लिखा, 3.05 आपने यहाँ लिखा, 3.055 आपने यहाँ लिखा, 3.005 आपने यहाँ लिखा और 0.355 आपने यहाँ लिखा। आपने देखा दशमलव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। तो आप किसी एक वैल्यू को दशमलव हटाओ, तो आपने 1000 का गुणा कर दिया, इसका दशमलव हट जाएगा। तो सभी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके आगे भी 0 लगा लो अगर ऐसी दिक्कत है आपको, बड़ी इसके आगे भी 0 लगा लो, आपको दिक्कत है तो आसानी से आपका सवाल हो जाएगा, है ना। 1000 ऐसी इसमें गुणा कर दिया आपने 1000 की। ठीक, अब क्या करें? अब जब आपने यहाँ पर भी 2 0 लगा दो, क्योंकि अंक पूरे बराबर हो जाएंगे। अब इसमें 3 दशमलव हटे तो क्या बचा? 30,500। इसका वैल्यू कितना हुआ? 3500। इसका वैल्यू कितना हुआ? 30,50। इसका वैल्यू कितना हुआ? 3055। इसका वैल्यू कितना हुआ? 3005। इसका कितना हुआ? 355। अब आपको पता लग गया होगा कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी है ना। तो देखो, सबसे बड़ी नंबर 1 पर ये आएगी, नंबर 2 पर 3500 आएगी, सही बात है। नंबर 3 पर 55 आएगा। देखो नंबर 3 पर 55 यही था, बस यहीं से आपका आंसर आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? चॉइस आपकी, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 संख्या की सम संख्या हूं, 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। बस बताओ कौन सी संख्या हूं। क्वेश्चन है, व्हाट नंबर एम आई? आई एम एन इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। आई एम ए यूनिवर्सल ऑफ 3, 4, 6। आई हैव ए टोटल ऑफ 9 फैक्टर्स। सो व्हाट नंबर आई एम? राधे राधे। तो कौन सा मैं हूं नंबर, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है।
तो यहाँ पर 36 मुझे आंसर मिला है। देखो समझने की कोशिश करना, मैं कौन सी संख्या हुई, तो क्वेश्चन उसने पूछा, मैं 2 अंकों की सम संख्या, देखो सारी ही सम संख्याएं हैं, 3, 6, 4 और 6 का सारा बड़ा जो नहीं, वो संख्या 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 56 नहीं कटता, बाकी तीनों संख्या 3, 4, 6 से कटती हैं। अब क्या करें, अब सिर्फ उसने बोला कि मेरे 9 गुणनखंड हैं, तो मुझे क्या करना है कि फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। 24 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, यही तो होंगे। तो इसके कितने फैक्टर हुए, टोटल 8। उसने बोला 9 फैक्टर हैं, ये तो गलत हो गया। ये भी हो गया था कल, आकांक्षा ही कल हो गया था, चलो कोई बात नहीं है, तो अब ये फिर अब नया आ जाएगा, ठीक है 8। अब क्या करें, अब आपने कहा 36 का फैक्टर करते हैं, तो क्या हुआ, 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 6 गुणा 6, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 2 बार है, लेकिन अंक तो एक ही है ना, तो इसके 9 फैक्टर हो गए। इसका मतलब राइट ऑप्शन था 36। क्लियर है, चलो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 60 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। 3 दिन वो बचाती है पैसे, प्रत्येक सप्ताह सोमवार को 60 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, तथा रविवार को इनमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। अब आपको बताना है कि उसका मोबाइल 6300 रुपये का, उसे एक मोबाइल लेना 6300 का, उसे कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ये तो आप पर डिपेंड है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, लाइक शेयर जरूर कर दें। तो यहां पर देखते हैं, आशा wants to buy a mobile phone by saving some money from household expenses. Each week she saves 60 rupees on Monday, 100 rupees on Wednesday and 80 rupees on Friday and spends 60 rupees on Sunday. How many weeks will she have to save to buy a mobile of rupees 6300? तो देखो बहुत सिंपल से सवाल था। वो आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर वो मंडे को कितने बचाती है, 60 रुपये, वेंसडे को कितने बचाती है, आपने कहा 100 रुपये, और फ्राइडे को कितना बचाती है, आपने कहा 80 रुपये। कुल कितने बचाए उसने, 180 और 60 240 रुपये। हाँ जी, उसने 60 रुपये खर्च कर दिए, इसमें से संडे को खर्च हो गए, तो 60 रुपये तो कितने बचे, आपने कहा 180 रुपये। यानी वो एक वीक में 180 रुपये सेव करती है। जब एक वीक में 180 रुपये सेव करती है तो उसे 6300 रुपये का मोबाइल लेना है, और 180 रुपये वो एक हफ्ते में सेव करती है, तो कितने हफ्ते लगेंगे, 18 × 54, 18 × 5 90, 35 हफ्ते, 35 सप्ताह में वो मोबाइल खरीद लेगी। क्लियर है, आसानी से समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति रेखाएं दोनों रेखाएं हैं। अब ये सममिति रेखाएं क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री लाइन। सीटेट 2019 में सवाल पूछा गया था। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, सबसे पहले जानना तो ये जरूरी ना। तो किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममिति रेखाएं हैं। तो पहले सममिति रेखाओं को समझो होती क्या है। सममिति रेखा या लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी आकृति के मिड पॉइंट से होती हुई जाती हैं और उसको एग्जैक्ट 2 भागों में बांटती हैं। और किस मैनर में बांटती हैं कि उस लाइन के रेस्पेक्ट अगर उस आकृति को मोड़ा जाए तो वो एक दूसरे को कवर कर लें, ओवरलैप हो जाए, है ना। तो आपने सी को देखा, अब सी में अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये लाइन तो समझ में आती है, बीच से जाएगी, सी को फोल्ड करोगे तो एक हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ तो वर्टिकल इसमें नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें बस। इसको बात करते हैं वाई, देखो वाई की अगर हम बात करते हैं तो वाई को अगर यहाँ से तोड़ें और इसको फोल्ड करें तो इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में ये नहीं मैच करेगा, तो इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन है। ए की बात करें तो ए को अगर आप बीच में से काटेंगे तो वर्टिकल लाइन तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। लेकिन अगर एक्स की बात करते हैं, अगर आप एक्स को ऐसे काटेंगे फोल्ड करेंगे तो भी 2 रेखाएं हैं, अगर आप एक्स को ऐसे काटेंगे
तब फोल्ड कर, यहाँ मैं काट देता हूँ, अगर ऐसे काटेंगे और तो फोल्ड करेंगे तब भी वो दो ओवरलैप करेगा। तो यानी एक्स जो आकृति उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सममिति रेखाएं हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उनके आंसर दीजिएगा, क्योंकि सवाल कई बार एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, एक आयत में यानी एक रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए रेक्टेंगल? हाँ जी, एक आयत में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? आयुष ने कहा 2, मनोज ने भी कहा 2, सब लोग 2 बता रहे हैं। क्या बात, पक्का 2 होती हैं? पक्का पक्का सब कह रहे सर 2 ही होती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक आयत में 2 सममिति रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अच्छा वर्ग में कितनी होती हैं? फिर वर्ग में, स्क्वायर में कितनी होती हैं? स्क्वायर में कितनी होंगी? फिर वर्ग में 2 हैं, आयत में 2 हैं, तो वर्ग में कितनी होंगी? स्क्वायर में 2, ऐसी बात 2 होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे साथी 4 कह रहे हैं। बिल्कुल, जिन्होंने कहा है 4 वो एकदम सही जवाब है। वर्ग में 4 सममिति रेखाएं होती हैं। देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए स्क्वायर। क्यों होती हैं? देखो, 2 तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होगी, लेकिन इसमें साथ में 2 डायगोनल भी होती हैं। देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ डायगोनल, क्योंकि अब डायगोनल के अगर रेस्पेक्ट में अगर मोड़ोगे तो ये त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज को पूरा कवर करेगा। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अच्छा ये बताओ पैरेललोग्राम में कितनी होती हैं, जिसको आप समांतर चतुर्भुज कहते हैं? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में कितनी होती हैं? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम? शालू ने कहा 3, इसका मतलब जी सब लोगों से जवाब है मेरा, नहीं होती। 1, कोई कह रहा 1, कोई कह रहा नहीं होती, कोई कह रहा 2। क्या बात है भाई, कोई कह रहा 2, कोई कह रहा 1। नो, क्या बात है, नहीं। तो बता दें, समांतर चतुर्भुज में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नहीं समांतर चतुर्भुज में एक भी सममितीय रेखा नहीं होती, दैट इज 0। नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम। क्यों नहीं होती है? देखो, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड बीच से काटता हूं और इसको फोल्ड करता हूं तो ये वाला कॉर्नर इधर चला जाएगा। सेम अगर मैं इसको वर्टिकली बीच से तोड़ता हूं तो जब इसको मोड़ोगे तो ये वाला कॉर्नर इसके आउट चला जाएगा। अगर मैं इसको डायगोनली मोड़ता हूं तो ये वाला कॉर्नर जब मोड़ेंगे ये यहाँ आ जाएगा। तो यानी आप किसी भी एंगल से इसको देखेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें एक भी नहीं बनेगी। लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग मैंने बताया था ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, ऐसी समांतर चतुर्भुज होता है भाई, ये समांतर तो दिख रहा है आपके सामने। अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं इसको यहाँ से बीच से मोड़ता हूँ, आप खुद देखना, दिख रहा है आपको? तो ये वाला जो पोर्शन इस वाला लाइन से बाहर जा रहा है ना, ये वाला ऐसे ना, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता हूँ बीच से, फिर देखो तो ये वाला पोर्शन बाहर आ गया ना, मिड से मोड़ने पर ये आउट निकल गया ना। तो ये ओवरलैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको डायगोनली मोड़ता हूँ तो डायगोनल में देखो ये वाला तरीका क्या है, ये आ गया बाहर, है ना। इसको डायगोनली ऐसे मोड़ता हूँ तो देखो ये वाला तरीका ये वैसे बन गया, देख रहे ना। तो ये ओवरलैप करना चाहिए उस रेखा के एस्पेक्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस विषम बाहु की तो हाँ, विषम बाहु में एक भी नहीं होती। त्रिभुज की बात कर रहे हो ना? हाँ क्लियर है। तो इसमें एक भी नहीं होती, तो ये याद रखने की चीज़ है। एक और चलो क्वेश्चन, यदि 1011011101 बेस 2 है तो इसको 10 बेस में कन्वर्ट कर दो। समद्विबाहु में 1 होगी, आयुष समद्विबाहु में 1 होगी। 2 भुजाएं बराबर है ना, अगर आप उसको सेंटर से लंब डालोगे तो वो 2 भागों में तोड़ देगा ना। मुझे पता था ये आंसर रटे हुए हैं आपके। जल्दी से करके बताओ आंसर, 1 सेकंड में आया मैं, जल्दी से करके बताओ, मैं 1 मिनट में आया।
तो यहाँ पर जवाब सब लोगों का अलग आया है। सब लोगों ने क्लास में आंसर गलत दिया, 27 नहीं होगा। मैंने सवाल को बदला हुआ है, आपने सवाल नहीं पढ़ा, बस आपने जवाब दे दिया आंख मीच कर, समझ लो। तो पहले आपको रटना नहीं है, ये होता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग रेक्टिफिकेशन। तो आपको सवालों को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि एनसीएफ मना करता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी पढ़ो, ना कि रेक्टिफिकेशन। समझो, सवाल है 1101101, बेस 2 को कन्वर्ट किस में करना, बेस 10 में। और मैं आपको बता दूं, बेस 10 में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस जो बेस दिया है ना बस उसको यूज करना है। आपने कहा 1101101, बस इस बेस को सबके सर पर बैठा दो ऐसे, 2 2, जो भी, अगर किसी भी बेस को आप बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस बेस को बस उसके ऊपर रख दो, रख दिया, और इस पर गिनती लिख दो 0 1 2 3 4 5 और 6, और इन सबको अलग अलग करके ऐड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है। अच्छा, आज देखो अभी, हाँ क्लास तो डेली होता है मेरा यहाँ पर। ओके, अब देखिए इसका 1 गुणा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 होता है ना, प्लस 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, प्लस देखो 0 गुणा 2 की, ये गुणा में है, 1 गुणा 2, पहले लिख दो एक स्टेप, कभी आप बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया, इसको पहले लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, 1 गुणा 2 की पावर 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। ये इसका मीनिंग है। आप क्या करें, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 गुणा 1 32, अगर आप इसमें 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 0 में करेंगे 0, प्लस किसी की पावर 0 1 यानी 1। अब जोड़ दें, कितना हुआ, देखो 64, चलो 1 4 5 8 13 और 2 15 और 4 19 का 9 का, हासिल लगा 1, 4 1 5 8 13, 13 और 2 15 और 4 19, हासिल लगा 1, 1 6 और 3 9 और 1 10, दैट इज 109। समझ में आया? तो आपको सवाल को समझ के करना, जो आपने किताब में, जो आपके पेपर में सवाल आया था ना, उसका आंसर 27 था, लेकिन आपने बिना देखे सबने 27 कर दिया, जो गलत था। 27 कैसे, 27 में बता दे तो 27 कैसे आया, 27 को कैसे आया, उसको 27 कैसे, उसको बता देता हूं आपको। डिलीट कैसे हुआ सारा, एक मिनट, ये डिलीट कैसे हो गया सारा, चलो खैर कोई नहीं। अब देखो सवाल पेपर में जो था आपके एग्जाम में, वो था 11011, वो ऐसे था, जिसका आंसर आपने 27 लिखा था, उसको भी ऐसे ही करते हैं 11011, तो सबकी पावर 2 लगा दो ऊपर, और क्या करना है 0 1 2 3 4, तो 1 गुणा 2 की पावर 4, 1 गुणा 2 की पावर 3, 0 गुणा 2 की पावर 2, प्लस 1 गुणा 2 की पावर 1, प्लस 1 गुणा 2 की पावर 0, है ना। अब क्या करें, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 16, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, 16 8 24 2 26 27, इसका भी आंसर 27 ऐसे था। ये आपके एग्जाम में दिया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया था, देखो तो सही कौन कितनी जल्दी आंसर देता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सही बात, अगर आपको पेपर में ऐसे मिल जाए कि भाई 216 आपको बेस 6 में लिखा है, इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, यही कहना चाह रहे हो ना बबीता जी, कि 216 का बेस 6 है, उसको 10 में कन्वर्ट करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। सब में सेम है, आपने कहा 2 1 6, बेस क्या है 6 ना, जो भी बेस है उसको ऊपर लिख दो, और उसमें पावर 0 1 2, आपकी इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 6 की पावर 2, 1 गुणा 6 की पावर 1, प्लस 6 गुणा 6 की पावर 0, तो 6 6 36 दूनी 72, 6 कम 6 प्लस 6, कितना हुआ, आपने कहा 6 और 6 12 84, इट्स 84।
याद रहेगा। तो आपको कोई भी बेस दिया होगा और किसी दूसरे बेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करते हैं कन्वर्जन? बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। 3 2 समान रहेगा या 4 गुना? ये गुना पूछा, 3 गुना 2 गुना समान रहेगा 4 गुना। अब देखो आप भी आंसर करो। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है आपके सामने, इसकी वजह 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा का दुगना कर दिया जाए, अब वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया तो भुजा कितनी हो गई? आपने कहा 20 हो गई। अब तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा? अब देखो सोचने की बात है। अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो किसी भी वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो इसका मतलब कितना होगा? 4 गुना 10 बराबर 40। ये होता है 4 है तो 20 गुना 4 बराबर 80। तो बड़े वाले का 80 हो गया, छोटे वाले का 40। तो कितना गुना हो गया? 80 बटा 40, 2 गुना। और हम इसको 4 गुना कर देते जो गलत है, क्योंकि हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। जल्दबाजी में यही होता है और इसी को तो आपको संभलना है, इसी को तो समझना है कि जल्दबाजी के चक्कर में एरिया को ना निकालो। बात समझ में आ गई? एरिया नहीं निकालना है। अगर आप इसका एरिया पूछता, अगर वो पूछता क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जवाब सही था, तब आप कर सकते थे 4 गुना 10 बराबर 40। तो ये क्या हो जाता? 10 का स्क्वायर बराबर 100 और ये हो जाता 20 का स्क्वायर बराबर 400। तो इसको 4 गुना कर सकते थे। तो याद रखिएगा, आपको क्षेत्रफल और परिमाप दोनों में अंतर याद रखना। हम भूल जाते हैं, बहुत बार हम इसको भूल जाते हैं, बहुत बार हम इसको भूल जाते हैं। इट्स ट्रू कि हम इसको भूल जाते हैं कि हमने क्या लगाया था, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखिएगा, अभी ऐसे काम मत करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 72 गुना 28 बराबर 36 गुना 4 गुना वाट। इस रिक्त स्थान में क्या संख्या आएगी? 72 मल्टीप्लाई बाई 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू वॉट? नंबर ऑफ स्पेस इज ए मल्टीपल ऑफ 7, ये ऑप्शन है, यहां आ गया। बी इज ए प्राइम नंबर। सी इज लेस देन 10। डी is an even number and E is a factor of 56. Which of the following is true? 7 की गुणज है, एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम है, एक सम संख्या है, ये 56 का गुणनखंड है। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको बहुत मिलेंगे अब आने वाले में, तो समझने की कोई ऑप्शंस यहाँ दिए हैं नीचे। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 72 पहले इसको सॉल्व करते तभी तो बात करेंगे आगे। 72 मल्टीप्लाई बाई 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब x को निकालें तो क्या आ जाएगा? आपने कहा 72 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाई 4, 36 दूनी 72, 4 7 28 14। तो ये संख्या 14 है, जो आपका आंसर है वो 14 है। तो 14 कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, ये सवाल है। क्या 14 7 का गुणा? जो आपने कहा एकदम करेक्ट है, सही बात है। क्या 14 एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर? आपने कहा नो। क्या ये 10 से कम है? 14 लेस देन 10? आपने कहा बिल्कुल गलत। क्या ये एक इवन नंबर है? आपने कहा यस। क्या ये 56 का गुणनखंड है? 14 चौके 56, बिल्कुल सही। तो यानी आपको यहाँ पर 3 सही मिले। कौन कौन सा? ए और डी और ई, ये तो 3 सही मिले, बाकी दोनों गलत थे। तो सही स्टेटमेंट कौन सा? ए डी ई। और इसमें कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो भाई लाइक भी करते रहो वीडियो को, ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे लाइक शेयर करते रहो, तभी तो मजेदारी बनेगी। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। एक और सवाल। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करना आवश्यक है? कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? इनमें से कौन सा वो अनुक्रम फॉलो करेगा? चतुर्थांश के प्रतीक को शामपट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। ओके ओके आयुष, गॉट इट। टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, व्हाट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस डज द टीचर्स नीड टू फॉलो? A. Writing the 4th quarter symbol on the blackboard. Take solid material and divide it into quartiles.
डिस्प्लेइंग इमेज शोइंग क्वाड्रेंट्स। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है। और यहां पर जवाब मिला है 23 का ए। चलो आपने कहा ए, तो लेट्स सी देख लेते हैं क्या आपका जवाब सच में ही ए है। ओके, संभालते हैं सवाल को, देखते हैं आपके जवाब को क्या मिलता है। आपका जवाब ए, बी, सी में कौन सा है? तो आपने कहा है एकदम सही। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस तरह के सवाल आपको मिल जाएं कि वो चित्र बांटना है, थ्योरी पढ़नी है, शामपट पर लिखना है, हम पढ़ते हैं ELPS थ्योरी। ELPS को याद रखना, इट्स ELPS थ्योरी। इसमें E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, L का मतलब लैंग्वेज, P का मतलब होता है पिक्चर्स, और S का मतलब सिंबल। कोई भी बच्चा जब आकृतियों को पढ़ता है, किसी भी चीज के संकल्प को पढ़ता है, तो इस वे में पढ़ता है। ELPS यानी पहले वो एक्सपीरियंस से अनुभव सीखता है, उसके बाद वो भाषा को समझता है, फिर वो पिक्चर देखता है, उसके बाद सिंबल। तो देखो यहाँ पर क्या है, ठोस पदार्थ को लेकर चतुर्थांश में बांटना, दैट इज एक्सपीरियंस। यानी टीचर उसको क्या दिखाएगा, पहले ठोस वस्तुओं को बांटे, अनुभव करे, उदाहरण ले, उसके बाद क्या करेगा, पिक्चर दिखाएगा, उसके बाद क्या करेगा, प्रतीक यानी सिंबल लिखेगा। याद रख में आया? तो मतलब क्या है, ELPS थ्योरी को याद रखिएगा। ELPS अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक, इस तरह से बच्चा किसी भी चीज को डेवलप करता है। तो यहां पर क्या आंसर मिला, तो पहले नंबर पर बी, फिर सी और फिर ए, दैट इज BCA। द करेक्ट आंसर इज 1। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आप समझ रहे, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से समझते समझते आगे समझदार काफी हो जाएंगे। एक और सवाल, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणा 25 बराबर 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 8 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, 40 गुणा 10 बराबर 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? पुनरावृत्त योग, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, वितरण सिद्धांत या सहचार्य सिद्धांत। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले मुझे, किस नियम का प्रयोग करने की बात कही गई है। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चे ने 16 गुणा 25 को इस तरह से सॉल्व किया, 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 8 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, 40 गुणा 10 बराबर 400। तो आपने कहा सी, 25 का सी, पक्का पक्का बताए जा रहे हैं। तो देखते हैं सी, ये आपने गलत जवाब दिया है, सभी लोगों का जवाब गलत है, सबका गलत जवाब है। अफसोस आप सबने रॉन्ग आंसर दिया, यानी आपको ये नियम नहीं आते हैं। इट मीन्स आपको अगर पेपर में नियम पूछेगा तो आप सबके जवाब गलत जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आप अगर आप नहीं पढ़े हैं नियम तो मुझे बता दो, मैं उन नियम की क्लास ले लेता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, और उस क्लास को मैं स्टार्ट कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में। दैट इज सहचार्य, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, वो एसोसिएटिव लॉ है। अब समझ लो कैसे। मैंने आपको बताया था, अगर बच्चे ने क्या लिखा, 16 को 8 गुणा 2 और 5 गुणा 5 किया, ठीक है ना। उसने अगली बार क्या किया, उसने इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, क्रम बदल दिया इसका। तो ये हो गया 8 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। और अगर ये क्रम सिर्फ 2 और 5 होता, मैंने क्या बताया, अगर क्रम में सिर्फ 2 ही नंबर बदलते हैं, यानी वहां पर दी हुई संख्या सिर्फ 2 हैं, तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, जिसको आप क्रम विनिमय नियम कहते हैं, है ना, क्रम विनिमय कहते हैं ना उसको। अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हैं तो उस नियम को वो क्रम विनिमय सहचार्य बन जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अब आपने कहा सर वितरण नियम क्यों नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे करें। याद रखना, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हो इस बात को, दोनों में डिफरेंस समझना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा दोनों सिंबल का प्रयोग होता है, देयर आर बोथ सिंबल्स। जबकि सहचार्य नियम में अगर गुणा है तो सभी के अंदर गुणा होगी, प्लस है तो सभी के अंदर प्लस होगा। लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे तो मिनिमम 2 ऑपरेटर मस्ट बी देयर, वहां पर 2 ऑपरेटर होने बहुत जरूरी हैं। जैसा कि इसमें सिर्फ गुणा गुणा है ना चारों तरफ, अगर यहाँ पर कहीं एक प्लस लग जाता तो ये जो नियम जो था ये वितरण नियम बन जाता।
कोई बात नहीं है अनु, समझ जाएंगे आप धीरे धीरे जब लगातार पढ़ेंगे। इज इट क्लियर नाउ? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? दैट्स नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। ये रहा, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, या शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों साधनों का प्रयोग कर। देखते हैं क्या मिलता है। आप दृष्टिबाधित यानी जो बच्चे देख नहीं पाते, उन बच्चों की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति आप कैसे करेंगे? उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाएंगे, या फिर शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे। सभी का आंसर डी है, बहुत ही अच्छा जवाब है। क्यों? क्योंकि दृष्टिबाधित छात्रों की अगर हम बात करते जो देख नहीं पाते, उन बच्चों के लिए आप हमेशा वैकल्पिक प्रणाली, यानी वो बच्चे नॉर्मल नहीं पढ़ते हैं, आप उनको ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाते हैं, है ना, तो उनके लिए जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं उसको हम लॉन्च करते हैं। एकदम सही जवाब किया आपने, 4। सर जी का नाम सही भी है क्या? समझा नहीं मैं। आकांक्षा, साहिल, ना 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 ना, साहिल नहीं आए। आपको किसने कहा? ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। संख्या और संख्यांक के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ए बी शुद्ध है, ए अशुद्ध है। 2 ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं, ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। तो देखते हैं आपका जवाब इनमें से कौन सा शुद्ध और विशुद्ध है, ये तो आप बताएंगे। उम्मीद है आपका जवाब अच्छा आएगा। देखो समझो, संख्या और संख्यांक में अंतर क्या है? संख्या को प्रदर्शित करने का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका, लिखने का जो तरीका, वही संख्यांक है। अगर मैं बोलूं 28, तो 28 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एट एट है आ ई से। आप इसको 28 भी लिख सकते हैं। आप इसको 2 ढाई 8 इकाई भी लिख सकते हैं। आप इसको 10, 20, 5, 28 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है। तो एक संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका संख्यांक कहलाता है, और एक संख्या के बहुत सारे संख्यांक हो सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही सही हैं, क्योंकि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एकदम सही बात है। और संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यह भी एकदम सही बात है। तो राइट ऑप्शन दोनों सही था। एकदम बढ़िया तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, वेरी नाइस आंसर। एक और चलो, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? अरे क्या बात है, अच्छा सवाल दे दिया मैंने आपको। कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं माना जाता है? कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना, या मानस दर्शन। इनमें से कौन सा नहीं माना जाता है, ये आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम सही आएगा। या जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। जी ए, क्या बात है, कंठस्थ करना पक्का सबको पता, कंठस्थ करना जो है वो नहीं होगा। ओके, लेट्स सी, लेट मी चेक, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, तो यहां पर ए 27 का ए। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 जब भी आपको बात की जाएगी तो इस बात को याद रखिएगा कि भैया एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी बालक को कंठस्थ नहीं करा सकते, यानी याद करना किसी भी कॉन्सेप्ट को मना है, बिल्कुल बैन है। हाँ,
आप गणित प्रक्रम में आकलन असेसमेंट कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मानव दर्शन को विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको नहीं कर सकते। याद करना, कंठस्थ करना किसी कॉन्सेप्ट को, ये इसका पार्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक कक्षा संकल्पना से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं माना जाता है, ये आपको बताना है। एक, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण या फिर वर्ग समावेश। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है, ये तो आप बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके जवाब हमें अच्छे से मिलेंगे, और बाकी तो आपकी बात है, आप जो चाहें बता दें हमें। 1 2 3 4। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ओके ग्रेट, जवाब मिलने लगे हैं। ए, क्या बात है, सब लोगों ने कहा ए ऑप्शन है। देखिए समझिएगा, प्रारंभिक स्तर पर अगर हम आपसे बात करें, प्रारंभिक स्तर पर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो मापन है वो प्राथमिक स्तर में गिनती की समस्या में काम नहीं करता। डी नॉट। वर्ग समावेश तो ये वर्गों के बीच में जुड़ जाना, ये वर्ग समावेश होता है, ये इसका सेशन नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, डोंट वरी, ये इसका नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो जो वर्ग समावेश है वो पार्ट है, मैं बताता हूं अभी। क्लास इंक्लूजन, वर्गीकरण बच्चा कर सकता है, बच्चा वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन कर सकता है, इवन ऑर्डर नंबर क्या होते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। वर्ग समावेश का मतलब होता है कि बच्चे संख्याओं को ग्रुप में रख सकता है, लेकिन मापन जो है वो कक्षा 3 से शुरू होता है भाइयों दोस्तों, कक्षा 3 से वो शुरू होता है। तो आप मापन के आधार पर नहीं कह सकते कि ये क्या प्रॉब्लम है, याद रहेगा। तो वर्गीकरण, वर्ग समावेश वो इसका आंसर है। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या बना? द राइट ऑप्शन इज मापन, क्योंकि मापन प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, क्योंकि मापन में तो चीजों को काउंटिंग करते हैं आप, 1 मीटर सेंटीमीटर, मापन जो है वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं। अगर ये मापन नहीं होता तब हम संरक्षण लगाते हैं। हाँ आएगा, डोंट वरी, सब आएगा, परेशान ना हो, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, कोई छुट्टी पे थोड़ी है ये, ठीक है। एक और सवाल, चलिए बताइए। योग पर एक निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पढ़ना है आपको, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। योग पर आपको शाब्दिक समस्या को पढ़ना है और आपको बताना है क्या कि टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, जब सबको मिलाकर कितने संतरे हैं। एक मोबाइल 9,990 रुपए के जो मोबाइल था, वो फोन की कीमत में बजट के बाद 1,375 रुपए की वृद्धि हो गई। नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपको कौन सा सही मिलेगा। लेट्स सी आपका जवाब हमें क्या मिलता है। जवाब तो आप देंगे, हम तो सिर्फ सोचेंगे। दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। मैंने शायद आपको बताया हुआ भी है, मेरे हिसाब से मैंने आपको शायद बताया है ये सब चीजें, है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है जैसे मुझे याद है कि अगर सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी आर देयर, सेम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अगर सभी सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को आप जोड़ देते हैं तो उसी को बोलते हैं समुच्चयन सेट थ्योरी कॉन्जुगेशन। जैसे अगर उसने बोला कि मैं संतरे में संतरे जोड़ रहा हूं, तो अगर आप संतरे में संतरा जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये समुच्चयन होगा, ये सेट थ्योरी होगा, ये कॉन्जुगेशन होगा। अगर आप बोलेंगे 15 फल थे, उसमें मैंने 16 केले और लगा दिए, तो ये फलों में केले जोड़े, फल आम भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है। लेकिन आप अगर केले में केले जोड़ देंगे तो यू विल गेट द आंसर। और अगर किसी की भी चीज़ की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाए तो उसकी कीमत में अचानक हुई वृद्धि को संवर्धन कहते हैं, जो आपके सामने लिखा है, दैट इज बी। तो इसलिए क्या है, ए योग की समुच्चयन यानी
सेम जैसे एलिमेंट को जोड़ने को प्रदर्शित करता है, वहीं बी योग की संवर्धन संरचना, यानी बी योग की संवर्धन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, हाँ बिल्कुल, बी जो रिप्रेजेंट करता है वो एग्रीगेशन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? इसको एक्सपेंशन भी कहते हैं। हाँ मुझे पता है, उसको ही बात नहीं है, उसको भी झेलेंगे भाई। तो भाई दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है आपके सेशन में आपको बहुत आनंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस किस तरह के लगते हैं। तो दोस्तों, आज के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।